नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 8 बज रहे हैं। वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। आज आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश में होने वाली एक बड़ी मुलाकात की खबर से खबरदार करेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख की यह बैठक होती है तो बड़ी खबर निकलने वाली। इसके बाद आपको हम बताएंगे कि शंकराचार्य विवाद में क्यों अब विवाद का नया चैप्टर खुला है, जहां मुख्यमंत्री के बयान के विपरीत उनके ही डिप्टी सीएम ने नया बयान दिया है। और फिर एक बंगले की वजह से क्यों मायावती को आज आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देनी पड़ी, उस सफाई सियासत से खबरदार करेंगे। इसके बाद आपको यूक्रेन युद्ध से भी बड़े महायुद्ध की आहट से खबरदार करेंगे, जिसकी चिंगारी, शोले सब कुछ हमारे देश के पड़ोस में ही भड़क रहे हैं। सबकी नजरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पर लगी हैं। योगी आदित्यनाथ इस वक्त संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने पहुंच चुके हैं। संघ प्रमुख गोरखपुर से दौरा करके लौटे हैं। अब आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रहे हैं। यह मुलाकात तब हो रही है जब संघ परिवार एक महीने से लगातार विराट हिंदू सम्मेलन जगह जगह कराने में जुटा है। तो क्या 27 की बिसात पर योगी भागवत की मुलाकात हिंदू वोट को एक कर पाएगी? मुलाकात इस समय हो रही है। गाड़ियों का काफिला पहुंचते हुए देख रहे हैं। जहां इस मुलाकात के एजेंडे पर क्या, यह समझने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं। चलिए हम अपने संवाददाता के पास आगे चलेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। घर वापसी उसका उत्तर है, वो होना चाहिए। ये बंद होना चाहिए, घर वापसी चालू। जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा, उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सारे पर्व त्योहार मिलके पूरा हिंदू समाज करे। समाज को एकजुट करिए, संगठित रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। घुसपैठियों को रोकना सही है क्या? मैं कहता हूं अगर डीएनए एक है तो परमिशन लेके आना गलत है क्या? डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है। सबसे पहला सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात क्यों एक बड़ी खबर मानी जाती है, जबकि नवंबर के महीने में आखिरी बार अयोध्या में राम मंदिर धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम के वक्त मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ मिले। फिर अब लखनऊ में भागवत योगी के मिलने से पहले ही चर्चा तेज हो गई। आखिर क्यों? भागवत योगी की मुलाकात का मकसद क्या अखिलेश यादव की रणनीति को तोड़ना है? केवल पिछड़ों का, केवल दलितों का, आदिवासियों का, और खासकर जो पढ़ाई लिखाई नहीं समझ सकते हैं, जो हमारे पिछड़े हैं, चाहे वो निषाद हो, कश्यप हो, बातम हो, राजभर हो, प्रजापति हो, पाल हो, तमाम जातियां जो गरीब हैं और जो पढ़ नहीं सकते, उनका ये तरीका निकालने के फॉर्म 7 से नोटिस दो। अब तक बीजेपी घुसपैठ से लेकर लव जिहाद तक से हिंदू खतरे में है बताकर वोट लेती आई। वहां अखिलेश यादव पिछड़े दलित खतरे में है बताते हुए बीजेपी की वोट गणित को एक बार काट चुके हैं। तब योगी भागवत मिलकर उत्तर प्रदेश के लिए चुनावी राजनीति में जाति में बंटते हिंदू वोट को एक करने में गुणा गणित करने लगे हैं। जहां लखनऊ में सामाजिक सद्भाव सम्मेलन में संघ प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि मंदिर, कुआं और शमशान को लेकर हिंदुओं में भेदभाव ना हो, वहीं योगी आदित्यनाथ कहते हैं संगठित रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। हम मानव बनना चाहते हैं या दानव बनना चाहते हैं? मानव बनना चाहते हैं तो भगवान राम के पथ का अनुसरण करिए, छुआछूत और अस्पृश्यता से दूरी बनाइए, समाज को एकजुट करिए, संगठित रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। देश को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे, स्वयं को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। हिंदू वोट के संगठित रहने पर ही सत्ता सुरक्षित रह सकती है, ये बात बीजेपी और संघ को भली भांति पता है, क्योंकि 2024 में उत्तर प्रदेश के भीतर बीजेपी के हिंदू वोट के हिस्से में 2019 के मुकाबले
कोयरी कुर्मी वोट 19% तक घटा था। अन्य ओबीसी वोट 15% घटा। यादव वोट 9% कम हुआ। गैर जाटव दलित वोट 20% तक घट गया, यानी हिंदू वोट बढ़ गया। तो बीजेपी के खाते से 2019 के मुकाबले 29 सीट कट गई। क्या यही वजह है 2027 के अब चुनाव से पहले संघ के साथ मिलकर पूरी तैयारी योगी मनाने में जुट गए? जहां घुसपैठ और घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई पर भी संघ बीजेपी एक सुर एक ताल में रणनीति साधते हैं। याद करिए, लखनऊ से लेकर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में घुसपैठियों की खोज में चलते योगी के अभियान को, जहां ऑपरेशन टॉर्च से लेकर दिन के उजाले तक में बुलडोजर तक से हर उस बस्ती में कार्रवाई होती आई जहां घुसपैठियों के होने की आशंका रही। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे। एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में जो प्रवर्तमान अभियान है, इस अभियान में हम भी योगदान देंगे। जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा, उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे यूपी ब्यूरो चीफ कुमार अभिषेक के पास। अभिषेक, 27 का चुनाव तो है ही, लेकिन इसके साथ ही एक शंकराचार्य विवाद भी है जो लगातार खिंचता चला जा रहा है। क्या मुख्य तौर पर एजेंडे पर समझे इस मुलाकात में? श्वेता, देखिए मेरे पीछे ये निराला नगर का सरस्वती शिशु मंदिर है, जहां मुलाकात शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत पीछे इसी कैंपस में फिलहाल मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इस मुलाकात की सबसे जो अहम बात है वो 2027 चुनाव है। एक साल का वक्त बचा है। जिस तरीके से 2024 में बीजेपी को नुकसान हुआ, मुझे लगता है कि सबसे बड़े एजेंडे पर इनके यही है। ये अलग बात है कि अभी बहुत कुछ बदलना है बीजेपी के भीतर, संगठन में, सरकार में, मंत्रिमंडल विस्तार, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। लेकिन जिस तरीके से 2024 में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी पार्लियामेंट चुनाव में, कम से कम ये ना हो। और इसके संकेत मिलने लगे हैं मोहन भागवत के कल के बयान से। अगर आप देखें तो यूजीसी बिल पर उन्होंने पहली बार मुंह खोला और साफ साफ कह दिया कि कानून मानना पड़ेगा, लेकिन अगर कानून में खामी है तो उसे भी बदला जाएगा। यानी कि जो जातियों का मुद्दा है, मुझे लगता है सबसे प्रबल होगा। दूसरी बात, जो बीजेपी के का अपना एजेंडा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस अग्रेसिव हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रहे हैं, उसको भी आगे करेंगे। लेकिन ये एक साल किस तरीके से पीडीए के काट के तौर पर आगे रणनीति बनाई जाए, मुझे लगता है ये अहम एजेंडे में शामिल होगा। और कुछ ऐसी बातें हैं जो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसे कहते हैं 1-to-1 में कहना, बिल्कुल उनको बताएंगे क्या उनकी उम्मीदें हैं। अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो वो क्या चाहेंगे। आखिरी बात आपने जो कही शंकराचार्य के मुद्दे से लेकर, निश्चित तौर पर शंकराचार्य का मुद्दा भी इस वक्त गरमाया हुआ है। संघ का एक बड़ा धड़ा नहीं चाहता है कि ये मुद्दा ज्यादा लंबा खींचे, लेकिन धीरे धीरे खींच रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है इस पर भी कोई बात हो जाए। श्वेता, बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक, ये जानकारी दे रहे हैं। जो मुलाकात कम से कम सियासी रूप में भी इसके मायने समझने होंगे योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत के बीच। एक बात यहां समझना जरूरी है कि आखिर क्यों उत्तर प्रदेश में अगर तीसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनना चाहते हैं तो संघ की जरूरत है। इसीलिए एक बार संघ की ताकत को समझिए। उत्तर प्रदेश में संघ 6 प्रांत में अपने संगठन को बांटकर रणनीति बनाता है, जहां दावा है कि 8000 से अधिक शाखाएं चलती हैं। अकेले संघ के शताब्दी वर्ष यानी 100 साल पूरे होने पर यूपी में ही 3 करोड़ परिवार तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर संघ चल रहा है। संघ अपने तमाम संगठनों के जरिए पंचायत स्तर से महानगरों तक पहुंच बनाकर रखता है। इसी से आप समझ लीजिए कि संघ शक्ति की कितनी जरूरत बीजेपी को है, योगी आदित्यनाथ को है। इसीलिए योगी भागवत की भेंट अहम खबर बनती है। जैसे योगी जी ने कहा कि धर्म के आधार पर तुम संघर्ष करते हो, परिणाम जो भी होगा तुम्हें सफलता मिलेगी कि असफलता मिलेगी, जो भी होगा तुम्हारे लिए लाभ का ही होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल का हो चुका है। संघ जानता है कि उत्तर प्रदेश की ताकत सियासी रूप से कितनी बड़ी है। विपक्ष भी जानता है कि संघ की शक्ति जमीन पर कहां तक है। शायद यही वजह है
लखनऊ यूनिवर्सिटी में जब एक कार्यक्रम में मोहन भागवत पहुंचते, समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता गो बैक के नारे लगाते। मोहन भागवत गो बैक, मोहन भागवत गो बैक। पिछली बार संघ प्रमुख से मिलने के बाद जब योगी आदित्यनाथ की बैठक राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष संग हुई, तभी ये खबर आई थी कि संघ ने चिंता एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान जताई। तब ये खबर आई थी कि संघ ने चिंता जताकर कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान जितनी सक्रियता समाजवादी पार्टी के नेताओं की रही, उतना बीजेपी के नेता जमीन पर नहीं दिखे। और याद करिए, इसी के बाद मुख्यमंत्री ने खुलकर कहा कि नेताओं को सक्रिय होकर लगना पड़ेगा। 2025 की जो मतदाता सूची थी, जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15,44,00,000। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। ये संख्या बढ़नी चाहिए 15,44,00,000 से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15,44,00,000 से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है, याद करना। लखनऊ आकर भी मोहन भागवत यही कहते हैं कि बस्ती स्तर पर सामाजिक सद्भाव की बैठक की जाए। मकसद साफ है कि जो जातियों के नाम पर बंट रहे हैं, उन्हें हिंदू के नाम पर जोड़ा जा सके। आप देख रहे होंगे दुनिया भर से प्रहार हो रहे हैं सनातन धर्म पर, भारत और भारतीयता पर। अंदर और बाहर से होने वाले इन प्रहारों से हमें सजग होना होगा, सचेत रहना होगा, क्योंकि जिन लोगों को भारत की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है, जिनको भारत का विकास अच्छा नहीं लग रहा है, जिनको विकसित भारत की संकल्पना पसती नहीं है, वे लोग साजिश में लगे हुए हैं। कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, कुछ लोग साजिश का शिकार हो रहे हैं। कल ही लखनऊ में संघ प्रमुख ने यह भी कहा कि घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। जो लोग हिंदू धर्म में लौटे, उनका ध्यान हमें रखना होगा। और तब याद करिए ये वीडियो, ये खबर, जहां उत्तर प्रदेश के संभल में तमन्ना ने अमन से शादी की। मन्नत मांगी गई थी कि शादी के बाद कांवड़ लेकर चलेंगी। पिछले हफ्ते तमन्ना मलिक बुर्का पहने हुए कांवड़ लेकर चली तो कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने विरोध किया, कहा कि तमन्ना मुस्लिम नहीं तो वो धर्म परिवर्तन कर चुकी। अब इस मामले में अपडेट यह है कि बुर्के में कांवड़ लाने वाली और महाशिवरात्रि पर बुर्का पहनकर जलाभिषेक करने वाली तमन्ना मलिक और पति अमन त्यागी को धमकी मिल रही है। तमन्ना और उनके पति ने कट्टरपंथियों की तरफ से जिंदा जलाने और धमकी भरे वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर भी धमकियां देने का आरोप लगाया है। पुलिस आरोप की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य विवाद पर नई खींचतान चलने लगी है, जहां माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने पालकी से संगम तक न जाने देने पर विरोध किया। पुलिस के साथ खींचतान हुई, शंकराचार्य के शिष्यों को पुलिस ने पीटा, ऐसे आरोप लगे। इसके बाद लंबी बहस छिड़ी, यहां तक कि मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि हर कोई खुद को शंकराचार्य नहीं लिख सकता। और अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कहते हैं कि ब्राह्मणों की चोटी खींचना महापाप है, दोषियों पर कार्रवाई हो। इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता फिर कहने लगे कि ये तो डिब्बे टकरा रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ब्रजेश पाठक शंकराचार्य पर नहीं बल्कि ब्राह्मण अपमान पर बोलते हैं। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं,
कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं। दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। माघ मेले के दौरान जो बटुकों की चोटी को खींचा गया है उसको कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। इसी संबंध में एक प्रश्न के जवाब में हमने कहा था, और ये चोटी खींचना, शिखा खींचना, ये पाप नहीं महापाप है, और जो भी दोषी उसको कड़ी सजा मिले। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर, उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे। पूजनीय शंकराचार्य जी का रथ इन्होंने धक्का मारा, गंगा में स्नान नहीं करने दिया। सोचिए, ये पौराणिक व्यवस्था जो थी, पौराणिक हमारे जो कार्यक्रम थे, जो हमारी अब उत्तर प्रदेश की तीसरी लड़ाई की खबर, जहां पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का त्रिकोण बनाकर अखिलेश यादव 2027 जीतना चाहते हैं, जहां मायावती दलित वोट को लेकर और ओवैसी मुस्लिम वोट को लेकर डेंट पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए अखिलेश यादव पहले से ही किस तरह रणनीति बनाने में जुटे हैं वो देखिए। अखिलेश यादव जब फॉर्म 7 से नाम कटने वाली जातियों का आरोप लगाते हैं तो 11% यादव का नाम लेते हैं, 5% कुर्मी का जिक्र करते हैं, 4% कोयरी, कुशवाहा, मौर्य, सैनी का नाम लिखते हैं, 4% ताकत वाले केवट, कश्यप, मल्ला, निषाद की बात करते हैं, 16% अन्य ओबीसी का जिक्र करते हैं। जाटव जो यूपी में 12% हैं, उनका भी नाम अखिलेश लेते हैं, साथ ही 8% अन्य एससी और 19% मुसलमान वोट को भी टारगेट करते हैं। लेकिन जो दलित वोट 2024 में हल्का छिटका, वो फिर न बटे क्या? इसीलिए आज मायावती ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 बड़ी बातें कही। ये फेक न्यूज है, हवाई में मनगढ़ंत खबर है। ये कटी पतंग जैसी उड़ान भर के अपना मजाक खुद उड़ाने से जरूर बचना चाहिए। विधानसभा में केवल एक विधायक है, लोकसभा में अभी एक भी सांसद नहीं। लेकिन मायावती की पार्टी के दलित वोटों पर पकड़ मजबूत हुई तो भी और कमजोर हो जाए तो भी उत्तर प्रदेश के नतीजे में हलचल मच सकती है। यही वजह है कि 2027 के चुनाव से करीब 11 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मायावती साफ करती हैं कि उनकी पार्टी अकेले में चुनाव लड़ेगी। वे हाथी की मस्त चाल चलते रहे तथा सन 2007 की तरह अकेले ही ये चुनाव लड़कर फिर से बीएसपी की पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार जरूर बनाए। अब भारत के पड़ोस में महायुद्ध के बढ़ते खतरे से आपको खबरदार करते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। पिछले 24 घंटे में 50 लड़ाकू विमान अमेरिका से आते हुए देखे गए। दूसरे दौर की बातचीत के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति ताकत के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं तो ईरान भी खबरदार कर रहा है कि वो भी तैयार है। ईरान के तेवरों के पीछे क्या वजह रूस और चीन की मदद है? क्योंकि अमेरिका से बातचीत से एक दिन पहले रूस ने अपना एयर कमांड जेट तेहरान भेजा। ये पुतिन का महाविनाशक प्लेन है जिसके जरिए रूस अमेरिका को साफ साफ संकेत दे रहा है कि ईरान को अकेला मत समझो। ऐसा ही संकेत रूस के साथ चीन भी दे रहा है। ईरान के साथ ये दोनों देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। चीन की तरफ से ईरान को अपने रडार से लैस करने की भी खबरें हैं जिससे अमेरिकी लड़ाकू विमानों पर निगरानी आसान होगी। ऐसे भी दावे हो रहे हैं कि चीन ईरान को अपना J-20 लड़ाकू विमान दे सकता है जो अमेरिका के F-35 से मुकाबला करेगा। ये सारी बातें पिछले युद्ध से अलग हैं क्योंकि तब ईरान अकेला था, लेकिन इस बार रूस और चीन उसकी मदद करते दिख रहे हैं। तो क्या इसीलिए अमेरिका ईरान को लेकर रिकॉर्ड तैयारी करने में जुटा है? अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने की धमकी देने वाला ईरान क्या ऐसा चीन की DF-17 मिसाइल की बदौलत कर पा रहा है जिसकी खेप चीन की तरफ से उसे दिए जाने के दावे हो रहे हैं? झुकेगा नहीं के नारे ईरान क्या इसलिए लगा पा रहा है क्योंकि इस बार चीन की तरह रूस भी उसकी मदद के लिए आगे आ चुका है। दावा है कि पुतिन का डूम्सडे एयर कमांड सेंटर तेहरान पहुंच चुका है। सवाल है कि क्या इसीलिए ईरान के हौसले बुलंद हैं? ईरान और अमेरिका की बातचीत से एक दिन पहले रूस ने बड़ा कदम उठाते हुए
दावा कि अपना डूम्सडे एयर कमांड सेंटर तेहरान भेजा, तो इस बातचीत के अगले दिन चीन भी उस जगह पहुंच गया जहां से कुछ ही दूरी पर अमेरिकी जंगी बेड़े खड़े हैं। ऐसा पहली बार है जब अमेरिकी सेना के इतने करीब रूस, चीन ने ईरान के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास किया हो। सवाल है कि रूस और चीन मिलकर अमेरिका को क्या संदेश दे रहे हैं, क्योंकि महायुद्ध को लेकर भविष्यवाणियां होने लगी। इजराइल के पूर्व सैन्य खुफिया प्रमुख अमोस यादलिन ने कहा कि कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद जल्द ही अमेरिका और ईरान में लड़ाई शुरू हो सकती है। यादलिन ने इजराइल के चैनल 12 को बताया, हम पहले की तुलना में कहीं अधिक करीब हैं। उन्होंने आगे कहा कि कोई महाशक्ति जल्दबाजी में युद्ध नहीं छेड़ती, इसके लिए पहले कूटनीति को पूरी तरह आजमाना पड़ता है। अमेरिका और ईरान के बीच 2 दौर की बातचीत के बाद कोई नतीजा नहीं निकला है। दोनों देश भले ही इसे लेकर कुछ भी कहें, लेकिन अमेरिका से आते संकेत काफी कुछ कहते हैं। पिछले 24 घंटे में मिडिल ईस्ट के आसमान में दर्जनों अमेरिकी लड़ाकू विमानों की आवाजाही खतरनाक संकेत भी देती है। इजराइल के चैनल 12 के मुताबिक कूटनीति का आखिरी मौका ईरान के हाथ से निकला। अब अमेरिका हमले की तैयारी कर रहा है, यानी अब आर पार होना निश्चित है। तबाही को न्योता देने वाला बयान खुद ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से आया है। जब जिनेवा में ईरान के विदेश मंत्री ट्रंप के दूतों से बात कर रहे थे, तब खामनेई अमेरिका के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक विमान वाहक को समंदर के गर्त में डुबोने की धमकी दे रहे थे। खामनेई का ये पोस्ट देखिए, जिससे यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को राख होकर समंदर की तलहटी में दफ्न होता दिखाया गया है। समंदर में युद्धपोत की समाधि वाले पोस्ट में ऊपर खामनेई ने लिखा है, एक हथियार एक युद्धपोत से ज्यादा खतरनाक है। नीचे ये लिखा है कि ट्रंप ईरान की तरफ दूसरा युद्धपोत भेजने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन वो ये जान ले कि उससे भी खतरनाक ईरान का वो हथियार है जो उसे समंदर के रसातल में पहुंचा सकता है। खामनेई का साफ इशारा ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल शक्ति की तरफ है। उसके मुताबिक दुनिया की कोई ताकत ईरान की इन मिसाइल को रोक नहीं सकती। हालांकि इसके पुख्ता सबूत मिलने अभी बाकी है। कई जानकारों को लगता है कि ईरान की तरफ से दी जा रही ये धमकियां देश में विद्रोह की सुलगती आग को दबाने का खेल हो सकता है, जिससे जुड़ी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ईरान में खामनेई के खिलाफ सुलगते इसी विद्रोह पे अमेरिका को मौका दिख रहा है, लेकिन युद्ध का अंजाम क्या होगा कोई नहीं जानता। ट्रंप को लगता है कि ईरान कमजोर है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर अमेरिका का भी झुलसना तय है, जो भारत के नजदीक भीषण और लंबे महायुद्ध की वजह बन सकता है। हालांकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के तेवर हैं, टकराव तय माना जा रहा है। इजराइल के चैनल 12 की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर सैन्य हमले की तैयारी कर रहे हैं। यह आकलन इसलिए है क्योंकि अमेरिका ईरान के बीच चल रही परमाणु बातचीत बेहद तनावपूर्ण है और जल्द ही विफल हो सकती है। चैनल 12 की रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप पहले कूटनीति का धैर्य दिखा रहे हैं, लेकिन असल में ये सैन्य कार्रवाई के विकल्प से पहले की एक भूमिका भर है। इस बीच कल व्हाइट हाउस में एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने उनकी हत्या जैसा कोई भी कदम उठाया तो उसे दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति की इन्हीं बातों से ईरान की सरकार को लगता है कि उसे हटाना ही अमेरिका का असली मकसद है, जिसके जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लाइव फायर मिलिट्री ड्रिल्स शुरू कर दी। लगे हाथों ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी दो टूक कह दिया कि न परमाणु कार्यक्रम बंद होगा, न ईरान अपने मिसाइल ताकत को कम करेगा। ईरान में खामनेई को सत्ता से उखाड़ फेंकने का ट्रंप का लालच दुनिया को भारी पड़ सकता है, क्योंकि इस बार रूस और चीन ईरान को समर्थन देते दिख रहे हैं। ईरान को लेकर भारत का परेशान होना स्वाभाविक है। हमारी चिंता तेल को लेकर है, जिसके दाम जंग शुरू होते ही खौलने लगेंगे। अफसोस की बात यह है कि सारे संकेत पिछली लड़ाई से कहीं बड़ी और घातक जंग होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। इसकी पहली वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, जिन्हें लगता है ईरान कमजोर है। लेकिन जिस ईरान को वो कमजोर मान रहे हैं, उनके अगर जोरदार पलटवार किया और अमेरिकी सैनिक मारे गए तो अमेरिका को फिर अपना सारा जोर लगाकर अपनी ताकत दिखानी होगी, जिससे बड़ी तबाही होगी। खामेनेई के लिए करो या मरो वाले हालात हैं। पिछली बार ईरान की टॉप लीडरशिप मारकर खामेनेई को शर्मिंदा किया। खामेनेई दोबारा कमजोर नहीं दिखना चाहेंगे। दोनों पक्ष पूरा जोर लगाएंगे, क्योंकि दोनों को पता है कि छोटी लड़ाई में
जो भारी पड़ेगा उसे बातचीत के टेबल पर फायदा मिलेगा। ईरान लक्ष्मण रेखा खींच चुका है कि वो किसी भी कीमत पर अपना मिसाइल कार्यक्रम बंद नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका के तेवर बता रहे हैं कि वो ईरान को झुका कर ही रहेगा। पूरी दुनिया के फ्लाइट ट्रैकर्स जब ये तस्वीर शेयर करते हैं तो रक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ गई, क्योंकि अमेरिकी एयरफोर्स अब तक का सबसे बड़ा एयर मोबिलाइजेशन शुरू करती दिखी। अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ते हुए दर्जनों एयर टैंकर और भारी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान यूरोप और मिडिल ईस्ट की तरफ कूच कर रहे हैं। एक साथ 40 से ज्यादा अमेरिकी सैन्य विमान आसमान में देखे गए, जिनमें 22 से ज्यादा रिफ्यूलिंग टैंकर, 13 ट्रांसपोर्ट विमान, अवॉक्स कमांड सेंटर शामिल हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 50 से ज्यादा अत्याधुनिक लड़ाकू विमान मध्य पूर्व में भेजे गए। इनमें रडार को चकमा देने वाले F-35 और दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी F-22 रैप्टर शामिल हैं। बुल्गारिया के रास्ते उड़ते हुए ये विमान ईरान की सीमाओं के करीब अमेरिकी बेस पर लैंड कर रहे हैं। तैयारी केवल फाइटर जेट्स की नहीं है, बल्कि युद्ध के दिमाग की भी है। अमेरिका ने यूरोप में 6 E-3 अवॉक्स विमान तैनात किए हैं। ये उड़ते हुए रडार स्टेशन है जो 320 किलोमीटर के दायरे में एक साथ 600 टारगेट को ट्रैक कर सकते हैं। ये विमान आसमान से ही पूरी जंग को कोऑर्डिनेट करेंगे। मतलब साफ है, अमेरिका किसी भी बड़े ऑपरेशन के लिए एयर स्पेस को पूरी तरह सील करने की तैयारी में है। सवाल है कितनी बड़ी तैयारी की वजह चीन का J-20 लड़ाकू विमान है, जिसके साथ ये तस्वीर खूब चर्चा में रही। 8 फरवरी को तेहरान में तैनात एक चीनी विदेशी सैन्य अटैची ने ईरानी वायुसेना के कमांडर को चीन के J-20 लड़ाकू विमान का एक मॉडल भेंट किया, जिसके बाद से ये अटकलें लगनी शुरू हो गयी कि क्या चीन और ईरान में इसे लेकर समझौता हो गया या फिर इस तस्वीर का मकसद सिर्फ अमेरिका और इजराइल को संदेश देना है। अगर चीन ईरान को 5वीं पीढ़ी का जेट देता है तो इससे ईरान अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान का सामना कर पाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि चीन ने आज तक J-20 लड़ाकू विमानों को किसी दूसरे देश को नहीं दिया, इसीलिए माना जा रहा है कि चीन अमेरिका को बता रहा है ईरान अकेला नहीं है। इससे पहले ईरान को चीन HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम और YLC-8B रडार दे चुका है। ऐसी भी खबरें आई कि बीजिंग ने ईरान को हाइपरसोनिक क्षमता वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल डोंगफेंग 17 भी दी है, जिससे ईरान मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना पाएगा। इसके अलावा चीन की तरफ से ईरान को हजारों टन सोडियम परक्लोरेट देने के दावे हुए, जिसका इस्तेमाल मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल में होता है। तो ईरान को चीन लगातार मजबूत कर रहा है, हर वो हथियार दे रहा है जो अमेरिकी हमले में न सिर्फ उसके काम आएगा, बल्कि अमेरिका इजराइल पर हमला करने में भी काम आएगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में लाइव फायर एंटीशिप मिसाइलों का परीक्षण करना हो या फिर चीन रूस के साथ ईरान का सैन्य अभ्यास, संदेश साफ है। तो दोनों मोर्चे एक तरफ बातचीत कर रहे हैं, वहीं खुद को युद्ध के लिए भी तैयार करने में जुटे हैं। एक बात तय है कि इस बार का युद्ध पिछली बार से कहीं बड़ा और भयानक हो सकता है। चुनावी हलचल असम में बढ़ रही है, जहां आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिन के दौरे पर पहुंचे। पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन में बीजेपी अध्यक्ष ने 50% ज्यादा वोट का लक्ष्य दिया। आपने विधानसभा चुनाव में 37 से 38% वोट लाया है। लोकसभा चुनाव में आप 46 से 47% वोट गए हैं। मैं आपको लक्ष्य देता हूं, अपने आप को संकल्पित कीजिए और हम इस बार 50% से अधिक वोट हर बूथ पर लाने का संकल्प लेके जाएंगे। ये संकल्प केवल आपको जीत नहीं दिलाएगा, उस कांग्रेस की नैया को हमेशा के लिए डुबो देगा जो कांग्रेस इस देश के साथ खेलती है, इस देश की सुरक्षा के साथ खेलती है। अगर हमको उनको जवाब देना है, अगर हमको करारा जवाब देना है, तो जो ताकतें जो कांग्रेस के लोग विदेशी लोगों से मिलकर इस देश की सुरक्षा के साथ समझौता करते हैं, उनको जवाब देना होगा। आखिर में आपको बताएं कि दिल्ली में दुनिया भर के एआई दिग्गजों का जमावड़ा लगा है। पीएम मोदी ने सभी का कल्याण, सभी की खुशी को बताया है लक्ष्य। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।